Assalamu alaikum students, Maths 4024. Welcome to a new video. I hope you all have watched the previous video. Previous video में हमने पेपर 1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और मैंने आपको बोला था कि we will be making some more videos और we will be solving some more questions on paper 1. तो this is basically the second part. इसमें भी जो है वो हम लोग कुछ पेपर 1 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि पेपर 1 में कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो हैं वो पूछे जाते हैं, बिकॉज पेपर 1 में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो पेपर 1 जो है थोड़ा सा चैलेंजिंग स्टूडेंट्स के लिए हो जाता है। तो हमने ये सोचा था कि थोड़ा सा जो है वो पेपर 1 पे भी वर्कआउट करेंगे, थोड़ा सा पेपर 1 के भी क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरह जो है वो सॉल्व किए जाते हैं, क्या स्ट्रेटजीज यूज़ होती हैं और कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो हैं वो पेपर 1 में पूछे जाते हैं। तो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो डू वॉच इट, उसमें भी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इसमें भी इंशाल्लाह वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं ताकि वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट हो जाए। वी विल बी फोकसिंग ऑन द कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे बात कर लेंगे ताकि ये कि चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं तो फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है कि राइट 308 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो ये प्राइम फैक्टर्स वाला क्वेश्चन भी जो है वो पेपर 1 में काफ़ी पूछा जाता है। प्राइम फैक्टर्स का मतलब होता है कि आपको फैक्टर्स तो निकालने ही निकालने हैं। 308 किस किस के टेबल में आता है, बेसिकली फैक्टर्स का यही मतलब है। लेकिन वो फैक्टर्स सारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए, मतलब प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। तो हमें ये पहले कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स बेसिकली होते क्या हैं। तो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कम्स ओनली इन देयर ओन टेबल, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया एंड सो ऑन। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो हमें सिर्फ वही प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है जिनको मल्टीप्लाई करके हमें 308 मिलता है। तो हमने वही अपना पुराना मेथड यूज़ किया जिससे हम एलसीएम एचसीएफ वगैरह निकालते हैं। तो इसी तरह हमने जो है वो फैक्टर्स भी इसी तरह निकालने हैं, लेकिन मेक श्योर कि जो हम नंबर पिक करेंगे यहाँ वो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो सिंस 308 इज एन इवन नंबर, ये इवन नंबर है, तो मैंने पहले 2 से स्टार्ट किया क्योंकि 2 भी एक प्राइम नंबर है। तो जब मैं 308 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 154 आ जाएगा, क्योंकि 2 15 का 30 होता है और फिर 2 4 का 8 हो गया, तो दिस इज 154, जो कि अगेन एक प्राइम जो है वो इवन नंबर है। वो इवन नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है और 2 एक प्राइम नंबर है। तो मैंने फिर जो है इसको 2 से डिवाइड किया और जब मैंने 154 को 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 77। वो इस तरह आया क्योंकि 2 7 का 14 होता है और 1 जो है वो आगे कैरी हो गया, तो ये भी 14 बन गया, तो 2 7 का 14। तो इसका मतलब है कि 77 जो है वो मेरा आंसर आ गया। 77 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट 154। अच्छा, अब मुझे देखना है कि 2 के बाद अगला प्राइम नंबर 3 है, तो 3 के टेबल में 77 नहीं आता तो मैं और आगे बढ़ जाऊंगा। उसके बाद 5 है, 5 के टेबल में भी 77 नहीं आता। उसके बाद जो 7 है प्राइम नंबर, 7 के टेबल में 77 आता है और 7 11 का जो है वो 77 होता है। इसका मतलब है कि मेरे पास अब 11 आंसर आ गया है और 11 बेसिकली प्राइम नंबर है, तो वो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। तो इसी वजह से मैंने 11 टाइम्स 1 इज 11। तो दिस इज द प्राइम फैक्टर्स। ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स हैं जिनको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट 308। तो मैंने सिर्फ इनको मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि उसने बोला था कि एज अ प्रोडक्ट ऑफ, तो मैंने बस इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। टू टू टाइम्स है तो मैंने 2 को स्क्वायर लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। ये एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस 2 मार्क्स में आपने ये वर्किंग जो है वो सफिशिएंट है, आप ऐसी वर्किंग करके दिखा दो और इसको इस तरह आंसर लिख दो। ये प्रोडक्ट है तो इसलिए मैंने जो है वो सारे प्राइम फैक्टर्स, इफ़ यू डोंट वांट टू राइट 2 स्क्वायर, आप 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 भी लिख सकते हो, वो भी बिल्कुल करेक्ट है। मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ऑफ 308 एंड 66। तो अब एचसीएफ वाली चीज आ गई। एलसीएम होती है एक चीज, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो दिस इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें हमें वहां तक देखना होता है जहां तक दोनों नंबर्स, हमारे पास जो दो नंबर्स हैं वो सेम टेबल से जो है वो डिविजिबल होने चाहिए। जहां वो सेम टेबल से डिवाइड होते रहेंगे हम उसको डिवाइड करते रहेंगे, जहां वो सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहेंगे वहां हम रुक जाएंगे। यही एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है। एलसीएम में हम जो है वो उसको लास्ट तक लेके जाते हैं और हम जो है वो आखिर तक लेके जाते हैं जहाँ 1 1 आ जाए, तो वो एलसीएम होता है। एचसीएफ में बेसिकली हम वहाँ रुक जाते हैं जहाँ जो है वो दोनों सेम टेबल में नहीं आ रहे होते या सेम टेबल से नहीं डिवाइड हो रहे होते। या इसका दूसरा मेथड एक और भी है कि पहले सारे फैक्टर्स निकाल लो और फिर उसमें से ये देख लो कि कौन कौन जो है वो प्रेजेंट है दोनों साइडों पे, उनको भी लेके हम जो है वो एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो कोई भी मेथड आप यूज़ कर लो, एचसीएफ का आंसर हमेशा सेम ही आएगा।
मैंने वही अपना पुराना मेथड यूज़ किया है जिसमें मैं 66 और 308 को साथ डिवाइड करना शुरू करूँगा और देखूंगा कि जहाँ तक ये सेम टेबल में आ रहे हैं वहाँ तक मैं इनको डिवाइड करूँगा, और जहाँ ये सेम टेबल में नहीं आएंगे वहाँ मैं रुक जाऊँगा। तो मैंने चूंकि दोनों इवन नंबर्स हैं तो मैंने 2 से स्टार्ट किया। जब मैं 66 को 2 से डिवाइड करूंगा तो आई विल गेट 33, और जब 308 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो आई विल गेट 154। अब मुझे डिसाइड करना है कि क्या 33 और 154 सेम टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। तो जैसे ही मैं आगे बढ़ता रहा मुझे पता चला कि 11 के टेबल में 33 भी आता है और 11 के टेबल में 154 भी आता है। 11 टाइम्स 3 इज 33 एंड 11 टाइम्स 14 इज 154। तो इसका मतलब है कि दोनों नंबर्स 11 से डिविजिबल हैं, इसलिए मैंने उनको 11 से भी डिवाइड कर दिया। नाउ आई हैव 3 एंड 14। 3 एंड 14 ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके टेबल में 3 और 14 आते हो, तो इसका मतलब है आई विल स्टॉप ओवर हेयर, मैं आगे नहीं जाऊंगा। और जो यहाँ दो नंबर्स लिखे होंगे मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड आई विल गेट माई HCF। और मेरा HCF जो है वो बेसिकली 22 आ गया है। तो मुझसे कह रहा है कि यू हैव टू इंसर्ट द करेक्ट सिंबल, और मेरे पास जो तीन सिंबल्स हैं वो हैं इक्वल्स टू, ग्रेटर देन एंड लेस देन। और मेरे पास जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज 0.6 किलोग्राम, और वो मुझसे कह रहा है कि ये बताओ कि 0.6 किलोग्राम बड़ा नंबर है या 60 ग्राम्स जो है ये बड़ा नंबर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ज़रूरी है कि आपको जो है वो कन्वर्जन आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, क्योंकि उसके बगैर फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। आपको पता है कि 1 किलोग्राम में किलो का मतलब 3 होता है, इसका मतलब है कि 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम्स। और जब मैं 0.6 किलोग्राम को ग्राम्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा तो आई जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 1000, और जब 0.6 को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 600 ग्राम्स। तो एक साइड पे 600 ग्राम्स है और एक साइड पे 60 ग्राम्स है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा होगा, जो भी बड़ा नंबर होगा उसकी साइड पे जो है वो मैं अपना सिंबल मतलब माउथ ओपन कर दूंगा तो मेरे पास जो है वो इस तरह का सिंबल आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 0.6 किलोग्राम इज ग्रेटर देन 60 ग्राम, क्योंकि जब मैंने 0.6 किलोग्राम को ग्राम्स में कन्वर्ट किया तो वो 600 ग्राम बन रहा था। सेकंड पार्ट में मुझसे कह रहा है 15 किलोमीटर और 15,000 मीटर। तो मुझे पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो आई जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 1000। जब मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एग्जैक्टली 15,000 जो है वो मीटर्स आ जाएंगे, मतलब दोनों साइड पे 15,000 है। इसका मतलब है आई जस्ट हैव टू इंसर्ट एन इक्वल्स टू साइन, क्योंकि यहाँ भी 15,000 मीटर्स है और यहाँ भी 15,000 मीटर्स है जो दोनों बराबर हैं, तो इसीलिए यहाँ इक्वल्स टू का साइन जो है दैट इज द बेस्ट करेक्ट सिंबल। थर्ड पार्ट की बात करूं तो थर्ड पार्ट में ये जो है वो अब यहाँ जो है वो सिंगल सिंगल यूनिट था, किलोग्राम किलोग्राम। थर्ड पार्ट में जो है वो मेरे पास स्क्वायर्स में यूनिट आ गए, मतलब एरिया का यूनिट आ गया है। तो मुझे यहाँ भी जो है थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा कि किस तरह जो है वो मैं अपने यूनिट्स को कन्वर्ट करूँ। तो पहले मैं थोड़ा सा ये देखता हूँ कि व्हाट इज 1 मीटर एंड सेंटीमीटर, क्या रिलेशन है 1 मीटर और सेंटीमीटर में। तो मैंने ये देखा कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और सिंस आई हैव टू टेक स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड पे स्क्वायर की बात हो रही है, तो मैंने क्या किया दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लिया। यहाँ भी स्क्वायर ले लिया और इस साइड पे भी स्क्वायर ले लिया। 1 मीटर स्क्वायर बन गया ये, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। जब मैं 100 का स्क्वायर करूंगा तो 100 का स्क्वायर मतलब 10,000 हो जाएगा, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 10,000। तो दिस विल बी 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ मेरे पास कितना है, यहाँ मेरे पास 4 मीटर स्क्वायर है। तो इसका मतलब है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है तो 4 मीटर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 40,000 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 10 के बराबर है तो 4 40 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो है वो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ बेसिकली 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इन दोनों में से जो है वो बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसीलिए मैंने यहाँ जो है वो ग्रेटर देन का साइन बना दिया, बिकॉज दिस इज अ बिगर यूनिट एंड दिस इज अ स्मॉलर यूनिट। और ये चीज़ थोड़ा सा जहन में रखना है, क्योंकि यहाँ हमने स्क्वायर नहीं किया था, क्योंकि यहाँ स्क्वायर की बात नहीं थी। लेकिन यहाँ स्क्वायर की बात है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सिंगल सिंगल को कंपेयर करना पड़ेगा, उसके बाद फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करके उनके स्क्वायर्स को भी देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीटर स्क्वायर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने ये चीज़ देख ली कि 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर 4 होगा तो 40,000 हो जाएगा, और 40,000 जो है वो बड़ा नंबर है, इसलिए मैंने ग्रेटर देन का साइन यूज कर लिया। फिर कह रहा है राइट 23/5 एज अ मिक्स नंबर। मिक्स नंबर का मतलब है आई हैव टू राइट नंबर्स इन होल नंबर्स, और फिर जो है वो रिमाइंडर और क्वोशंट वगैरह की फॉर्म में मुझे लिखना है।
तो उसके लिए आई जस्ट हैव टू डिवाइड दीज टू नंबर्स। जो है ऊपर न्यूमरेटर होता है ये हमेशा अंदर आता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है तो ये डिवाइजर बन जाता है। और जब मैं 5 के टेबल में चेक करूंगा 23 नहीं आता, लेकिन 5 टाइम्स 4 इज 20, और जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये 3 हो जाएगा। तो दिस इज बेसिकली द क्वोशिएंट, दिस इज बेसिकली द रिमाइंडर, एंड दिस इज द डिवाइजर। ये डिविडेंड कहलाता है जो अंदर लिखा होता है। और लिखने का तरीका ये होता है कि मैं यहाँ से एरो बनाता हूँ और यूं करके लेके जाता हूँ, मतलब 4 जो है वो होल नंबर हो गया, 3 जो है वो रिमाइंडर हो गया, और 5 जो है वो डिवाइजर हो गया। तो 4 होल नंबर 3/5 इज द रिक्वायर्ड मिक्स नंबर। लास्ट पार्ट देख लेते हैं जल्दी से। लास्ट पार्ट में कह रहा है वर्कआउट 3/8 8 डिवाइडेड बाय 6। अब मुझे पता है कि डिवाइड को मुझे सॉल्व नहीं करना आता, आई हैव टू कन्वर्ट दिस साइन ऑफ डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन। और जब मैं इस डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूंगा तो आई हैव टू फ्लिप द फ्रैक्शन। जो बिल्कुल साइन के बाद फ्रैक्शन होता है, पहले वाले फ्रैक्शन को हम फ्लिप नहीं करते, साइन के बाद वाला जो फ्रैक्शन होता है सिर्फ वो फ्लिप होता है। तो इस वक्त ये 6/1 है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा तो 6/1 है। जब मैं इसको फ्लिप करूंगा तो ये 1/6 हो जाएगा, और 1/6 को फिर मैं रिड्यूस कर सकता हूँ बिकॉज क्रॉस कटिंग हो जाएगी। तो 3 टाइम्स 1 इज 3 एंड 3 टाइम्स 2 इज 6। और फिर मैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करूंगा, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करूंगा, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 1/16। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें इतनी वर्किंग काफ़ी है। तो आपने देखा कि पेपर 1 में इस तरह के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, जिसमें आपका प्योर कॉन्सेप्ट चेक होता है, आपकी पुरानी बेसिक नॉलेज जो है वो सिर्फ चेक होती है कि आपने किस तरह जो है वो मैथ्स को समझा है और आपका बेसिक्स कितना स्ट्रांग है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी इंशाल्लाह। और भी क्वेश्चंस हैं मेरे पास असाइनमेंट, ये बेसिकली क्लास 9 का ऑनलाइन असाइनमेंट है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, और तो वो भी मैं इंशाल्लाह इसी तरह वीडियोस में जो है वो डिस्कस कर लूँगा, ताकि ये वीडियो ग्रेड 9 के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाए और ग्रेड 10 के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाए, बिकॉज पेपर 1 तो दोनों का एक जैसा ही होगा, और दोनों पेपर 1 में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। तो इंशाल्लाह मैं जो है वो, आवाज़ थोड़ी सी मेरी बैठ रही है, तो इंशाल्लाह मैं जो है वो फ़िलहाल आपसे माज़रत चाहता हूँ। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू मेक सम मोर वीडियोज़ लेटर। आई होप you all will watch it and enjoy it. Take care. Allah Hafiz.